प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। अब पिछले वीडियो में हमने फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि की चर्चा करी थी कि किस तरह से लुई सोलवे व उसके वित्त मंत्रियों ने फ्रांस में क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसके अलावा और कौन से कारण थे जिसके लिए फ्रांसीसी क्रांति के लिए तैयार हो गए, यानी फ्रांसीसी एक परिवर्तन चाहते थे। परिवर्तन क्यों चाहते थे और इन परिवर्तनों का क्या कारण था? तो देखिए, इनके कारणों की चर्चा करते हुए हम बताते हैं कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण थे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, दार्शनिक एवं विचारकों का योगदान और अन्य तत्कालिक कारण भी थे। तो हम वन बाय वन इन कारणों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी राजनीतिक कारणों की। अभी राजनीतिक कारण कौन कौन से थे? तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि इन राजनीतिक कारणों में निरंकुश राजशाही, राज दरबार की विलासिता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, अति केंद्रित प्रशासन, प्रशासनिक अव्यवस्था, न्याय व्यवस्था की दुर्बलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण थे। तो देखिए, इस समय फ्रांस में स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन था। इस समय फ्रांस में लुई 14वें का शासन था, लुई 16वें का शासन था। यहाँ एक अजीब परंपरा कायम हो गई थी। लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज्य हूँ। प्रशासन की समस्त शक्तियाँ एक ही व्यक्ति अर्थात राजा में केंद्रित थी। सिद्धांत तथा व्यवहार में उसके अधिकार असीमित थे और उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। राजा की इच्छा ही कानून थी। लुई 16वां, जो तत्कालीन समय में फ्रांस का शासक था, कहा करता था, यह चीज़ कानूनी है क्योंकि ऐसा मैं कहता हूँ। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि निरंकुश शासन के लिए एक योग्य अथवा शक्तिशाली शासक की आवश्यकता होती है। लेकिन संयोग की बात है कि 14वें लुई के दोनों उत्तराधिकारी लुई 15वां और लुई 16वां निरंकुश शासन के लिए अनुपयोगी सिद्ध थे। लुई 16वां, जिसके समय में क्रांति का विस्फोट हुआ, न तो प्रभावशाली था और न एक योग्य प्रशासक। उसमें इच्छा शक्ति और निर्णय बुद्धि का बिल्कुल अभाव था। वह अपने आमोद प्रमोद में डूबा रहता था। इस समय इतनी अपव्ययता थी कि फ्रांस का शासक लुई 16वां फ्रांस की राजधानी पेरिस से लगभग 12 मील दूर वर्साय के शानदार महल में निवास करता था। उसका राजमहल यूरोप के अन्य शासकों के महलों की तुलना में बहुत अधिक शानदार था। यहाँ सैकड़ों मेहमान रहते थे और हजारों की संख्या में नौकर थे। महल में आमोद प्रमोद और रंगरेलियों की भरमार थी। राजमहल पर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया व्यय होता था और इस निरर्थक खर्च के कारण लोग राज दरबार को राष्ट्र के सत्यानाश की जड़ कहते थे। फ्रांस के सम्राट को अपनी जनता की कठिनाइयों का पूरा पता भी नहीं था। वो अपव्ययता और रंगरलियों में इतना डूबा रहता था कि उसको आम जनता की कठिनाइयों से कोई लेना देना भी नहीं था और न उसके पास इस तरफ ध्यान देने के लिए समय ही था। उसकी इस उदासीनता से जनता उससे रुष्ट थी। लुई पर अपनी नवयौवन पत्नी मारी आंतुआनेट का बहुत प्रभाव था। रानी का आचरण अधिक अच्छा नहीं था। उसने अपने कृपा पात्रों को उच्च पदों पर नियुक्त करवाने तथा
राज दरबार के खर्च को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फ्रांस की आंतरिक शासन व्यवस्था भी सुसंगठित नहीं थी। वह कई प्रकार की इकाइयों में विभाजित था, जिसमें समानता का अभाव था। कहने को सभी इकाइयाँ केंद्रीय शासन के अंतर्गत थी। प्रत्येक इकाई में एक सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो केंद्र के आदेशानुसार इकाई की शासन व्यवस्था चलाता था। परंतु केंद्रीय शासन की निर्बलता का लाभ उठाकर इन इकाइयों के अधिकारी लगभग स्वतंत्र शासकों की भांति शासन करने लगे। केंद्रीय आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया जाता और उनके स्वयं के आदेश भी प्रतिदिन बदलते रहते थे। जनता इस प्रकार की शासन व्यवस्था से परेशान थी। मज़े की बात तो यह थी कि एक इकाई के नियम दूसरी इकाई के नियमों से काफ़ी भिन्न होते थे। संपूर्ण फ्रांस में सामान्य नियम संग्रह का अभाव था। फ्रांस के लोगों को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे। उन्हें भाषण, लेखन, विचार, अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन की स्वतंत्रता नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता भी उन्हें प्राप्त नहीं थी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था। शासन चाहे जिस व्यक्ति को बंदी बना सकता था और बिना मुकदमा चलाए सजा दी जा सकती थी। लोगों को कहीं से न्याय मिलने की आशा भी नहीं थी। कानून और नियम केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की सहायता के लिए थे। प्रोफेसर कैटेलबी ने फ्रांस की तत्कालीन स्थिति के संदर्भ में लिखा है, विशेषाधिकार, रियायत, विमुक्ति, कानून नहीं फ्रांसीसी समाज के आधार थे। उनके शासकों की नीति किसी सिद्धांत पर नहीं, इच्छा पर निर्भर थी। इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्रांतिकारियों की सबसे पहली मांग संविधान के लिए थी, जिससे उनका अभिप्राय था कि देश में कुछ व्यवस्था, कुछ संगठन हो। ऐसी स्थिति में क्रांति का गठित होना कोई नई बात नहीं थी। तो ये थे फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी राजनीतिक कारण। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रांति के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारणों की, क्योंकि क्रांति कभी भी किसी एक कारण से नहीं होती है। क्रांति के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार होते हैं। तो हम राजनीतिक कारणों की चर्चा कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सामाजिक कारणों की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।